हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ की क्लास नंबर 16 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपका मैथ का क्लास आपको 15 तक मैंने कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि आप रैंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में 100% आपको मैथ समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराया गया है या जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे केस में जो आपका 95% आपका क्वेश्चन है ये आपका एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है और 95% क्वेश्चन केवल एक से आपके दो लाइन में आपके सॉल्व होते हैं। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% आपको समझ में आएगा। और ख़ास बात यह है कि जब एक ही मेथड का यूज़ किया जाएगा हर एक क्वेश्चन में, तो निश्चित तौर पर जो छात्र कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में आप मैथ नहीं पढ़े हैं, आप ट्रिक के तहत, तो आप बिल्कुल आसानी से मैथ को आप ध्वस्त कर सकते हैं। टोटल आप 30 में 30 को। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जो नए छात्र हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, कई बार क्या होता है कि अलग अलग सेट का क्वेश्चंस का लेवल जो होता है ये फ्लक्चुएट करता है। जैसे आप पेपर देते हैं तो कई बार पेपर में क्या होता है कि कट ऑफ आपका 60 प्लस होता है, कई बार 50 प्लस होता है, कई बार 55 प्लस रहता है। तो ये फ्लक्चुएट करता है क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आपका अप डाउन होता है। उसी तरह से जितने भी आपको क्लास कवर कराए जा रहे हैं, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देखते हुए 30 क्वेश्चन आपके कवर कराए जा रहे हैं और इसमें भी लेवल आपका फ्लक्चुएट करता है, जिस कारण से अलग अलग आपके कटअप आपके डिसाइड किए जाते हैं। तो आप सभी लोगों का जो आज आपका कटअप आपका डिसाइडेड है, ये आपका 25 के आसपास या इससे आप अधिक क्वेश्चन को सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। इस कारण से आप सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाते चलेंगे, क्योंकि आपका मैथ है, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप बनाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि 14 मीटर प्रति सेकेंड की गति कहा जा रहा है कि डैश के समान होगी। साथियों, मैं थोड़ा सा आपको नोट डाउन कराना चाहूँगा जो एग्जाम के लिए बेहद ही आपका इम्पोर्टेंट है। याद रखेंगे कि जब भी कभी आपको कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया रहे और आपको मीटर प्रति अगर आपको सेकेंड बनाना रहे, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि आप 5/18 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रहे कि जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में जाएंगे तब, तो यहाँ पर देखिए ये जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये दोस्तों आपका बन जाता है क्या, तो आपका बन जाता है मीटर प्रति आपका सेकेंड, है ना। अच्छा, तो आपको याद कैसे रखना है, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो किलोमीटर जो होता है ये मीटर प्रति सेकेंड के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाएंगे तो ये छोटा यूनिट है, इसलिए आप सभी लोग क्या करेंगे कि ऊपर में देख लीजिए आपका छोटा है तो 5/18 से आप गुना करेंगे। वैसे भी जब आप किसी संख्या में, जैसे 5 है, इसमें आप 18 से भाग लगा दीजिएगा तो काफ़ी छोटा होगा, लेकिन इसको कंपैरिजन आप तब कर पाएंगे जब यहाँ पर एक पॉइंट में और लिखूंगा तब। जैसे हम आपको बोले कि मीटर प्रति सेकेंड में किसी भी जो है आपका वैन का चाल या ट्रेन की चाल दी हुई है, मीटर प्रति सेकेंड को अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो आप यहाँ पर 18/5 से आप गुना करेंगे और जब आप 18/5 से इसको गुना कर दीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा किलोमीटर आपका प्रति घंटा। अब देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 5 से अगर 18 में भाग लगाइएगा तो ये आपका बड़ा होगा, इस कारण से मीटर प्रति सेकेंड में गुना करने के लिए बड़ा अंक को गुना करेंगे तो आपका बड़ा में चेंज हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं अगर आपको ट्रिक याद नहीं रहता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो आप 18/5 से यहाँ पर गुना करेंगे। क्लियर है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 14 मीटर प्रति सेकेंड है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 14 मीटर आपका प्रति सेकेंड आपको दिया गया। अच्छा, बदलना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप इसको क्या करेंगे,
आप किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, क्योंकि हमें बड़ा यूनिट में जाना है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, चूंकि कटेगा नहीं, तो देखिए आपका हो जाएगा 18 चौके 72, 72 का 2, 7 आपका बचेगा, 18 कम 18 और 7 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 और 7 25 हो जाएगा। नीचे में आपका 5 होगा, भाग लगा लीजिए। देखिए 25 25 आपका हो जाएगा, 2 उतरेगा, 1 0 आप लगाइएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 25 25 लगाइएगा, 2 उतरेगा, 1 0 आप लगाइएगा। उसके बाद कितना बार में आपका लग जाएगा, 25 25, अच्छा 5 चौके 20, यानी आपका डबल अंक और 1 0 आएगा, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, और 5 चौके आपका 20। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर बी लाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। एकदम आप आराम से सभी क्वेश्चन को आप बारी बारी से बनाते चलेंगे। दोस्तों मैथ का लगभग सिलेबस आपका खत्म हो गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। आप जान ही रहे हैं कि मैथ के अंतर्गत मात्र आपको 7 से 8 ही आपको चैप्टर यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। साथियों जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई साथ ही साथ जो आपके ट्रेन की लंबाई होती है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है, और ये टोटल आपकी दूरी कहलाती है। जैसे हम आपको बोले कि एक ट्रेन की लंबाई है, मान लेते हैं कि आपका 50 मीटर है, और एक 40 मीटर अगर ये लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, तो आप याद रखिएगा 50 और 40 दोनों मिलाकर के आपका 90 होगा, क्योंकि जो ट्रेन होती है ये सेल्फ डिस्टेंस को भी पार करती है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि जो ट्रेन होता है ये प्लेटफॉर्म की दूरी को भी पार करती है। तो साथियों हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर हमारा फॉर्मूला होता है आपका दूरी बट्टे आपका चाल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दूरी दिया गया है, दूरी कैसे निकालना है, तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर आपको दूरी निकालना है तो दूरी निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपका 110 मीटर आपका लंबी रेलगाड़ी और 132 मीटर लंबा आपका पुल, तो यहाँ पर आपका 110 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से आपका 132 आपका हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका 2 होगा, 3 और 1 आपका 4, 1 1 आपका यहाँ पर 2 होगा, है ना। तो आपका 242 आपका मीटर होगा, कितना हो जाएगा, 200 आपका 42 मीटर हो गया, यानी टोटल आपका दूरी। अच्छा यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। अच्छा अगर यहाँ पर मैं चाल की बात करूँ तो चाल आपको यहाँ पर दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप सभी लोग मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5 बट्टे आप 18 से गुना करेंगे, क्योंकि अभी आपका तुरंत हो चुका है। 18 से काटेंगे, 18 चूँकि आपका 72। आप पूछ सकते हैं कि आपने चेंज क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन आपको मीटर सेकेंड में आपको दिया गया है, तो मीटर प्रति सेकेंड में आपको चेंज करना होगा। अब यहाँ से देखिए 5 गुना 4 कर लेंगे तो ये आपके 5 चौके आपका 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड आपका आ जाएगा इसकी चाल। हमें निकालना है समय, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी आपने निकाल लिया हुआ है, 200 आपका 42 है, और बटा में आपका दूरी बट्टे चाल, तो चाल आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 20। चलिए काट लीजिए आप सभी लोग, 2 से काटेंगे तो आपका 10 टाइम्स में कटेगा, 2 से काटेंगे 2 एक काम 2, 2 दूनी 4, 2 एक काम आपका 2। अब यहाँ पर देखिए एक पर आपका 1 0 है, तो एक अंक के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि एक अंक के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो 12.1 आपका सेकेंड आएगा। देख लीजिए आप सभी लोग 12.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन सी ला पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर कहा जा रहा है कि और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर से एक बार प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा के दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और कहा जा रहा है कि हर बार 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि आप हमेशा याद रखिएगा शांत जाल में जो आपके शांत
जल में जो नाव की चाल होता है ये आपका x किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और जबकि धारा की अगर चाल की मैं बात करूं तो जो धारा होता है ये आपका y किलोमीटर आपका प्रति घंटा होता है। ये दोनों तो आपको याद ही रखना पड़ेगा एज ए स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए नाव की चाल हमेशा अस्थिर जल में जो नाव की चाल होती है ये आपके x किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और जो धारा की चाल होता है ये आपका y किलोमीटर प्रति घंटा आपकी होती है। अब क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत, जब देखिए धारा के विपरीत आप चलेंगे तो आपकी चाल घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। और जब आप धारा के अनुकूल आप जब चलते हैं तो वहां पर आपकी क्या होता है कि आपकी चाल और क्या होता है कि जो आपकी धारा की चाल है ये दोनों आपका ऐड हो जाता है। आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप तैरने का प्रयास किए होंगे। जब आप धारा की दिशा में तैरेंगे, जिधर धारा चल रही है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, जबकि धारा के आप विरुद्ध चलते हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो आपकी चाल घट जाती है। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि धारा के विपरीत, तो विपरीत जब चलेगा तो चाल निश्चित तौर पर क्या होगा? आपका घट जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो धारा की दिशा में आपका चाल होगा, है ना, अगर हम यहाँ पर आपको ये कहें कि जो आपकी धारा की दिशा में आपका चाल होगा ये आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे धारा की दिशा में, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में क्या होगा कि आपका नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये दोनों आपस में आपका जुट जाएगा क्योंकि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो हमें कहा जा रहा है कि इसकी जो आपका चाल जो दूरी दिया गया है ये आपका 24 दिया गया है। और आप अच्छे तरीका से जानते हैं कि जो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है ये चाल गुना आपका समय होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो x प्लस आप y देख रहे हैं ये आपका दूरी नहीं है, ये आपका चाल है, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जब चाल आप निकालते हैं तो x प्लस वाई होगा और चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया 24, तो ऊपर में आप 24 रखिएगा। समय कहा जा रहा है कि आपका 6 घंटा का लगता है, तो नीचे में आप 6 रखेंगे और 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24, यानी हम कह सकते हैं कि आपका x प्लस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। क्लियर है ना। अब देखिए हमें कहा जा रहा है कि धारा की कहा जा रहा है कि दिशा में, अब क्या पूछा जा रहा है, अच्छा यहाँ पर विपरीत दिया गया था, थोड़ा सा यहाँ पर जहाँ पर आपका प्लस है यहाँ पर आप माइनस कर लीजिएगा, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा आपका घट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए धारा के आप विपरीत कर लीजिएगा। यहाँ पर चलिए विपरीत मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा विपरीत। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो धारा की दिशा में, तो यहाँ पर कर देते हैं सिंपली यहाँ पर केवल दिशा में। अच्छा, जब धारा की दिशा में आपका चलेगा तो आपका चाल जुट जाएगा, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा x प्लस आपका y। तो x प्लस जब आप y करते हैं साथियों तो इसका मतलब है कि आप ये बता रहे हैं कि धारा की दिशा में चाल क्या होगी। तो ये आपका x प्लस वाई क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। और ये कहाँ पर चाल कहाँ रहेगा? तो धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल हो गया ये, और चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। आप देखिए धारा की दिशा में आपको दूरी कितना दिया गया है? आप कहेंगे 36 दिया गया है। अच्छा, समय कितना दिया गया है? तो कहा जा रहा है कि धारा के विपरीत हो या धारा की दिशा में हो, समय जो लग रहा है यहाँ पर आपका 6 लग रहा है। 6 से आप इसको काट लीजिएगा तो आपका 6 टाइम में कटेगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू आ गया है आपका 6। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए कैसे आपको उड़ाना है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि धारा की चाल क्या होगी। दोस्तों धारा की चाल क्या माना है आपने? y माना है। अब आप याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि दोस्तों जब भी कभी x प्लस वाई का मान और x माइनस वाई का आपको मान दिया रहे, आप जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी x प्लस वाई और x माइनस आपको y का मान दिया रहे, यहाँ पर भी आपका माइनस होगा, यहाँ पर मैंने चेंज किया था, ठीक है ना, ये आपका धारा के विपरीत था तो आपका माइनस होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी एक आपका x प्लस वाई इक्वल टू कुछ दिया रहे और फिर आपका दूसरी बार x माइनस वाई इक्वल टू दिया रहे, तो अगर x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, और अगर आपको y का निकालना है तो आप घटा करके 2 से भाग देंगे, आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया आपको 4, और यहाँ पर हमारा आ चुका है x प्लस वाई इक्वल टू आपका 6। हमें निकालना है y का मान क्या होगा? कहेंगे क्यों सर? क्योंकि धारा की मान निकालना है और धारा को हम लोग क्या माने हैं? y। तो यदि हमको y का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे? घटा करके 2 से भाग दे देंगे। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो आपका 2 होगा, 2 बटे आपका 2 होगा, इसको काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है
ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में अवश्य अपना फीडबैक रखेंगे ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको अभी भी दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। एकदम पेन पेपर निकालिए और पहले आप सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए कहा जा रहा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जब इसका चाल दिया गया है तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई इक्वल टू आपका 15 किलोमीटर आपको प्रति घंटा दिया गया है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? इसलिए क्योंकि धारा की दिशा में चल रहा है तो चाल क्या होगा? जुट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x चूंकि आपका नाव का चाल होता है और y दोस्तों आपका धारा की चाल होता है, तो जब आपकी दिशा में चलेगा तो आपके जुट जाएंगे। और आगे कहा जा रहा है कि धारा की चाल दिया गया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल आपको दिया गया। कहा जा रहा है कि वाई का मान आपको दिया गया है और यह है आपका 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहा जा रहा है कि धारा की चाल कितना है? तो कहा जा रहा है कि 2.5 किलोमीटर आपको घंटा दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज कर सकते हैं क्या, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप x का मान आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका x प्लस आपका y दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस आपका y दिया गया, y का मान 2.5 है। तो आप यहाँ पर क्या करिए कि 2.5 रख दीजिए और बराबर में आपको 15 यहाँ पर दिया गया। अच्छा, x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2.5, इस पर जाकर के 15 में जब आपका घट जाएगा साथियों तो आप मुझे बताओ कि कितना आपका आएगा। बता दीजिए आप लोग कितना आएगा, फटाफट आप जाकर के उस पर आप माइनस कर लीजिएगा और माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। तो यानी आपने x निकाल लिया, आपने y निकाल लिया। हमें पूछा जा रहा है कि धारा के विपरीत उसकी चाल क्या होगी। तो धारा के विपरीत चाल कैसे निकाला जाता है? तो आप कहेंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है नाव की चाल दोस्तों धारा के विपरीत, क्योंकि x आपकी नाव की चाल है और जो धारा है ये दोस्तों आपका घट जाता है, जो भी मैंने आपको बताया। तो x माइनस वाई कर लीजिए। अब x का मान आपका आ चुका है 12.5 आ चुका है और y का मान आपका यहाँ पर आ चुका है 2.5। क्लियर है? चलिए तो अब आप सभी लोग यहाँ पर माइनस कर लीजिए। अब माइनस कीजिएगा तो 0 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 10 होगा। यहाँ पर देखिए 12 में से 2 जब घटेगा तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, यानी 10.0 आप इसको कह सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ऑप्शन आप ए ला पाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, जरा आप बनाइए। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा भी अगर लेवल आपका बढ़ता है तो देख करके आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना हार्ड क्वेश्चन रहेगा उतना आसानी से आप बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं और आपको लग जाएगा कि हार्ड है तो फिर कैसे होगा। इसलिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि 2-3 बार आप जब क्वेश्चन को पढ़ देते हैं तो 50% तो डर से ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं। उसकी अस्थिर जल में तैरने की गति क्या होगा, यह आपको बताना है। तो चलिए आप लोग आंसर बताइए, इसका राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटा लगता है। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि यानी धारा के दिशा में इसकी चाल क्या है। अगर आप यहाँ पर ये निकालते हैं धारा की दिशा में इसकी चाल क्या है तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि आप धारा की दिशा में निकाल रहे हैं और धारा की दिशा में चाल निकाल रहे हैं तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर आपको दूरी दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आपको दिया गया है 5 घंटा लगता है। तो 5 से आप सभी लोग यहाँ पर भाग लगा देंगे और 5 से काटेंगे तो 5 8 आपका 40। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अर्जुन नाम का जो व्यक्ति है ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा की दिशा में तैर सकता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं।
तो आप देखिए धारा की विपरीत चलेगा तो आपका x माइनस वाई होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में चाल घटेगा। तो इसका देखिए क्या है, x माइनस वाई जब आप करते हैं तो ये आपका चाल होता है और ये धारा के विपरीत दिशा में होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 24 किलोमीटर आपको दूरी दिया गया है, तो आप यहाँ पर 24 रखेंगे और दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय। समय आपको कहा जा रहा है 2 घंटा लगता है, तो आप यहाँ पर 2 रखेंगे और 2 से काट दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 12। मतलब कि आपका x माइनस आपका y इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका 12, है ना। अब देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उसकी अस्थिर जल में तैरने की चाल क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि नाव की दोस्तों जो चाल होता है अस्थिर जल में, यह आपका x किलोमीटर प्रति घंटा होता है। या कोई भी व्यक्ति हो, इसकी जो अस्थिर जल में चाल होती है x किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और हमें यहाँ पर वही पूछा जा रहा है अस्थिर जल में चाल क्या होगी। तो आप कहेंगे सर यानी x हमें निकालना है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया रहे तो आपको x निकालना है तो जोड़ करके 2 से भाग, और अगर y निकालना है तो घटा करके 2 से भाग। तो यहाँ पर x निकालना है तो जोड़ करके 2 से भाग, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 और 8 आपका 20 हो जाएगा। 20 में 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि अस्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखिए 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से इसलिए लिया गया है ताकि आपका क्वेश्चन पूरी तरीका से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट आपकी, और दूसरे क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर इसमें रहता तो आपको दिक्कत होता। और जानते ही आप लोग कि जो आपको नोट्स कवर कराए जाते हैं इसमें आपके कंप्लीट आपके अलग अलग आपके सीक्वेंस में होता है, अलग अलग टॉपिक, ताकि आपको पूरी तरीका से चीज़ें आपको समझ में आए। बाकी जब आपको सेट कराएंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन तुरंत आपके आ जाएंगे। तो इसमें होता है कि कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीका से क्लियर होता है, जिसके कारण आप बुक के अंतर्गत बेहतर आप परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो देखिए हमें कहा जा रहा है कि अस्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो आप कहेंगे अभी तो आपने तुरंत बताया है अस्थिर जल में नाव की चाल हो या तैरने की चाल हो, ये आपका x होता है और यही आपको दिया गया है 13 किलोमीटर आपको प्रति घंटा। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि धारा की जो चाल है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितना हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर आपका प्रति घंटा हो जाएगा। धारा की चाल कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। जरा आप आंसर बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों कहा जा रहा है कि धारा के विपरीत, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि धारा के विपरीत अगर 68 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो आपको धारा के विपरीत आपको चाल पता है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पता है कि धारा के विपरीत आपका चाल क्या है। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि इनका जो है चाल धारा के विपरीत क्या होगा। यानी धारा के अगर यहाँ पर विपरीत देखा जाए, धारा के आपका विपरीत आपका चाल क्या होगा। तो वैसे केस के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस आपका y, क्योंकि धारा के विपरीत पूछा जा रहा है और x का मान आपको दिया गया है आपका 13 और y का मान आपको 4 दिया गया है, इसको घटा लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। यानी धारा के विपरीत जो आपका चाल आया ये आपका 9 किलोमीटर आपका प्रति घंटा आया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धारा के विपरीत अगर ये व्यक्ति जाता है तो इसे कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं साथियों कि जो आपका समय बराबर फॉर्मूला होता है ये आपका होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी आपको कितना दिया गया है, तो आपको 68 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 68 रखेंगे और आपका हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल। चाल आपको दिया गया 9, तो आप 9 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर विपरीत दिशा में चले 68 किलोमीटर की दूरी को तो कितना इन्हें समय लग सकता है। तो यहाँ पर चलिए भाग लगाइए, 9 से 68 में लगाएंगे, लगाइए आप सभी लोग। यहाँ पर आपका क्योंकि पूरी कटेगा नहीं, और जब नहीं कटेगा तो आपका आ जाएगा 7 घंटा आपका 33 मिनट, भाग लगा लेना, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो जितने भी छात्र ये ऑप्शन ला पा रहे हैं इसमें आप 60 से गुना आप डायरेक्ट भाग ही लगा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 9 से 63 और जो बचेगा वो आपका मिनट में चला जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न को हल करें। चलिए इसको सबसे पहले आप एक ब्रैकेट के अंतर्गत एक आप रूट के अंतर्गत रख दीजिए। यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है आपका 4300 आपका 75 और बटा में आपका 7 हो जाएगा। इसको काट लीजिएगा आप लोग। इसको अगर आप काटिएगा साथियों तो काटने के बाद आपका कितना बार में कटेगा, तो ये आपका 600 आपका 25 बार में कटेगा। और 625 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका 20 आपका 5 होगा। यानी जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आपका 10,201 का वर्गमूल कितना होगा, जरा आंसर बताइए। 10,201 का वर्गमूल कितना होगा, आप इसको निकालिए। देखिए यहाँ पर निकालने के लिए आपका 10,000 आपका यहाँ से 200 आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका रेकरिंग, यहाँ से आपका रेकरिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, 1 इंटू आप 1 करेंगे। जो आपका सिंपल एक डिजिट आपका बचा है इसको आप काट लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका 0 2 आपका उतर जाएगा। अब ऊपर में देखिए 1 1 आपका 2 हो जाएगा, भाग लगेगा नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से आप 2 डिजिट आप और उतार लीजिए। 2 डिजिट जब आप यहाँ पर उतारते हैं तो यहाँ पर आप 1 0 लगाइए, 1 0 आप यहाँ पर लगाइए, क्योंकि 201 पुराने के लिए आपको यही करना होगा। और यहाँ पर अब आप 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 यहाँ पर लिखिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 होगा, 0 होगा, आपका 2 होगा। ये आपका यहाँ से पूरा आपका कट जाएगा, 101 आपका राइट आंसर आएगा। यानी ऑप्शन आपका डी सही है। ऑप्शन डी जितने भी छात्रों का आ रहा होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। पूरा मैं 100% यहाँ पर उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग पूरी तरीके से क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। देखिए आपको सिंपली क्रॉस में आपको गुना करना है। क्रॉस में जब आप गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x²। और इस पर जब आप दोस्तों गुना करेंगे इन दोनों को क्रॉस में तो आपका देखिए कितना हो जा रहा है, आपका 200 आपका 43 हो जा रहा है। उसके बाद फिर आपका इंटू अंडर रूट आपका 2100 आपको यहाँ से 87 आपका हो जाएगा। इसका वर्गमूल आप लोग निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल आप इसका वर्गमूल आसानी से निकाल पाएंगे। आइए हम लोग जरा देखते हैं, क्योंकि 243 जो दिया गया है इसका पूरा पूरा वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको x² आपको दिया गया है, आप 243 को आप प्राइम फैक्टर के रूप में आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ना है दोस्तों, तो आपका देखिए 3 त्रिक आपका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया आपका 243 हो जाएगा। यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया आपका 243 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एंड आप अगर 2187 का अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो आपका किस रूप में आपका होगा, तो आइए देखते हैं। तो आपका हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 और फिर आप इसमें गुना करते चलिएगा। आप कितना बार गुना करेंगे, तो आपको करना होगा यहाँ पर 7 बार गुना। 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया x², तो एकदम आप रहने दीजिए। 2 2 का पेयर बना करके इसको आप बाहर निकाल लीजिए। 2 2 का आप पेयर बना करके इसको आप बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए 2 का पेयर बनेगा, यहाँ से आपका 2 का पेयर बनेगा, ये आपका एक पेयर बना और यहाँ से आपका एक पेयर, 3 आपका निकलेगा 2 बार। तो आपका 3 त्रिक आपका 9 हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। अब यहाँ पर आप गुना करेंगे, यहाँ से 2 का पेयर बनेगा, 1 3 आपका बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका 3 का पेयर बनेगा, 1 3 आपका बाहर आ जाएगा। और फिर यहाँ से आपका एक पेयर बनेगा, 1 3 आपका बाहर आ जाएगा और अंदर में बचेगा आपका अंडर रूट आपका 3। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा आप सभी लोग। तो आपका देखिए ऊपर में मैं लिख रहा हूँ x² = आपका यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो आपका देखिए यहाँ पर 3 त्रिक 9 तिया 27, 27 गुना आप 9 कर लीजिएगा। 27 गुना 9 करेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पर लिख लीजिए आपका 9 गुना आपका यहाँ पर 27 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका रूट आपका 3 दिया गया और यहाँ पर √3 दिया गया है। और √3 गुना √3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3। क्लियर है ना। अब आप सभी लोग इसको गुना कर लीजिए, या तो यहाँ से आप स्क्वायर को खत्म भी कर सकते हैं, नो डाउट स्क्वायर को आप खत्म भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए फटाफट। तो यहाँ पर देखिए अगर स्क्वायर को मैं खत्म कर देता हूँ तो यहाँ पर आपका अंडर रूट आपका चढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए 9 का वर्गमूल आपका 3 तिया 9 आपका 3 आ जाएगा। 27 गुना आप 3 कर लीजिएगा, 27 तिया 81, 81 का वर्गमूल आपका 9 आ जाएगा। यानी 9 3 आपका 27 आ जाएगा। कोई है ऐसा शेर बहादुर
जो आप 27 ला पाए थे। उम्मीद है कि ला ही पाएंगे होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। बस आपका कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो बिल्कुल भी मुझे इसका वर्गमूल बताना नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे छात्र छात्राएं हैं जिन्हें कि वर्गमूल नहीं आता है। तो आप याद रखिएगा, इस तरह के आपको वर्गमूल दिया गया है, आप सबसे सटीक आप इसको ऐसे ही बनाइए, क्योंकि जो आपको रूल ऑलरेडी पता होता है उससे काफ़ी फास्ट बनता है। तो यहाँ पर देखिए 2 से अगर आप करेंगे तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, आपका 2 दूनी आपका 4। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपका कट गया। अब जो होशियार कैंडिडेट रहेंगे ऑप्शन बी मार ही दिए होंगे, क्योंकि आपका शुरू में 2 आएगा और ना तो आपका ऑप्शन ए में शुरू में 2 दिया गया है, ना आपका इसमें दिया गया, ना इसमें दिया गया, केवल इसमें है। तो कहा क्यों हम लोग दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सीधा आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों कहा जा रहा है कि 13.69 का वर्गमूल क्या होगा, जरा आप मुझे ये बताओ। इसका निकालना है वर्गमूल, तो सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे। 13.69 दिया गया, पॉइंट को ऊपर से जैसे खत्म करेंगे तो पॉइंट के बदला में 1 होगा, 2 आपका अंक है पीछे में, तो आपका यहाँ से 2 जीरो हो जाएगा। अब 1369 का आप लोग निकाल लीजिए स्क्वायर रूट, फटाफट आप सभी लोग। 1369 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 37, और बट्टे में यहाँ से हो जाएगा आपका 10, है ना। अगर आप इसको यहाँ पर खत्म करेंगे तो आपका 3.7 होगा। 3.7 होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन ए कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 3.7। चलिए, इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी नए छात्र हैं, अगर आप पेड बैच के साथ ज्वाइन नहीं है, जो आपका बैच प्रोवाइड किया गया है, आप सबसे पहले इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ताकि आप आसानी से कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले पाएँ। डायरेक्टली आप हमारे से बात कर लेंगे। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको पूछने की आवश्यकता हो रही है या आपको जानना है तो आप 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस कर लेंगे व्हाट्सएप पे। इसमें देखिए साथियों, जो आपका बैच प्रोवाइड किया गया है इसमें आपका रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएँ। साथ ही साथ जो आपने चीज़ों को तैयार किया, जो आपकी तैयारी हुई, यानी आपका रेगुलर टेस्ट चलता है, जो आपका क्लास होता है जिसमें कि ऑनलाइन आपको टेस्ट होता है, तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है कि आपने कितना एक्यूरेसी आपने मेंटेन किया, कितना आपने सही किया। साथ ही साथ इसमें आपका डेली आपका रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो आपके मार्केट में बुक्स आपका लॉन्च किया गया है, ये कंप्लीट आपका बुक्स A to Z आपको बुक्स प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड इसका डिस्कशन क्लास, जिससे कि पूरी तरीका से हम लोगों का बुक्स भी कवर हो जाए। पटना में चल रहे 4 से 5 जो आपका बेस्ट सेंटर है, इसका कंप्लीट आपका A to Z आपका नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप किसी भी सेट, प्रैक्टिस सेट या टेस्ट को उठाएं तो उसमें आपका बेहतर आपका परफॉर्मेंस और आपका स्कोर हो। उसके बाद क्या है कि आपको पेपर के बाद ये ना लगे कि इस सेंटर से रिजल्ट हो गया, इस सेंटर से रिजल्ट नहीं हुआ, तो आपका ये सवाल ही खत्म हो जाएगा जब आप 4 से 5 सेंटर को आप पूरी तरीका से आप कवर कर लेंगे, और काफ़ी बेहतरीन एनालिसिस के साथ, थ्योरी के साथ साथ आपका A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। साथियों, जब आपका क्लास हो जाता है तो आपका जो रिवीजन PDF है या आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ और रेगुलर आपको साइबर कैफ का चक्कर ना लगाना पड़े, रेगुलर आपको PDF ना निकलवाना पड़े। जो भी आपका टेस्ट होता है इसका आंसर आपको टिक करके PDF प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, जिसका फी 1 टाइम 100 आपका 49 करना है, एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिल जाता है। साथ ही साथ 149 अगर 99 कोई छात्र पेमेंट कर रहे हैं तो आपको BSSC इंटर लेवल के लिए भी आपको एक्सेस मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें आपका खान ग्लोबल स्टडीज का बुक, प्लेटफॉर्म का आपका किरण पब्लिकेशन का, यूनिक प्रकाशन का, एंड आपका चक्षु प्रकाशन का A to Z आपका बुक्स प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड आपका डिस्कशन आपका क्लास, अपकमिंग कोई भी बुक्स आता है तो A to Z प्रोवाइड किया जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके अपना इंक्वायरी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। मुझे याद है कि ये जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 12 आप कवर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटो कवर कराया था नोट्स में, मुझे याद है पूरी तरीका से। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कवर कराया था। बताओ आप सभी लोग इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, फटाफट बताओ। तो यहाँ पर देखिए, आप सिंपली ये करिए कि रूट को खत्म करने के लिए आप दोनों साइड यहाँ पर आप स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि बराबर में है, जो आप लेफ्ट साइड करेंगे वही आपको राइट साइड करना है।
देखिए आपका स्क्वायर से ये आपका रूट कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका बचेगा वाई स्क्वायर और इक्वल टू आपका बचेगा 20 आपका 5 है ना। तो ये आपका हो गया। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स का आपको वैल्यू निकालना है साथियों। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें वाई दिया गया है उसके बदले में आप 2x आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस आपका जहाँ पर वाई है वहाँ पर अगर आप 2x रखेंगे तो इसका यहाँ पर आपका हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाएगा 20 आपका 5 है ना। अच्छा, अब आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर अगर यहाँ पर करेंगे तो आपका 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर होगा प्लस आपका यहाँ से 20 आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ से हो जाएगा 20 आपका 5। क्लियर है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर गौर करिए थोड़ा सा, यहाँ पर जहाँ पर आप 25 लिख रहे हैं, जब 25 का हम लोगों ने स्क्वायर किया है तो यहाँ पर आपका होना चाहिए 625। कितना होना चाहिए आपका 600 आपका 25 होना चाहिए। तो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट का, बिल्कुल जान चला गया होगा कि सर आप यहाँ पर क्या लिख दिए, यहाँ पर 625 होगा। तो लिख दीजिए 600 यहाँ पर आपका 25 होगा। ये आपका स्लिप ऑफ पेन है, यहाँ पर 625 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 625 होगा और यहाँ पर भी आपका 625 होगा। तो यहाँ पर भी आप सभी लोग लिख लेंगे 625 है ना, क्योंकि लाइव में आप सभी लोग काफ़ी चिल्लाते हो, अगर गलत हो जाता है तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ पर 625 लिख देना, 5 से काट लीजिएगा, 5 एकम आपका 5, 5 दूना 10, 5 25 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अंडर रूट 125 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट आपका 125 हो जाएगा। तो जरा आप मुझे ये बताओ कि अंडर रूट 125 ऑप्शन में दिया गया है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन इजी है, अगर आप बना दे रहे हैं तो आप बेहतर है, आप इसको पहले बनाइए। देखिए 25 दिया गया है, 25 का आप क्या लिख सकते हैं, आप स्क्वायर लिख दोगे और इस पर क्या हो जाएगा आपका 3 बटा आपका 2। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पावर पर पावर तो पावर आपका गुना हो जाता है, तो आपका 3 बटा 2 हो जाएगा। ये 2 से आपका 2 कट जाएगा, 5 पर पावर आपका 3 हो जाएगा और 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 25 25 125 हो जाएगा, यानी 125 राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन सी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि सरल कीजिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है 20 आपका 7। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोगों को किसी तरह से पावर को दोस्तों कर लेना चाहिए, क्या पॉजिटिव कर लेना चाहिए। हालांकि आइए देखते हैं पावर पॉजिटिव करेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं जरा गौर करिएगा। 27 को आप लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, क्योंकि 3 तरीक 9 तरीक आपका 27 हो जाएगा और इस पर पावर दिया गया है माइनस आपका 2 बटा आपका 3। तो आपका देखिए 3 पर पावर 3 दिया गया है, अब गुना करेंगे। अब देखिए ऊपर आपका कितना हो जाएगा 2 बटा आपका 3, ये आपका निगेटिव है। और याद रहे कि पावर पर पावर तो पावर गुना, ये कट जाएगा। 3 पर पावर आपका -2 हो गया है। पावर पॉजिटिव करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 3 बटे आपका 2, 3 पर पावर आपका 2। अब इसको आप गुना कर लीजिएगा तो 1 बटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, यानी 1 बटा 9 होगा। ऑप्शन अगर आप सी कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 बटा आपका 9। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न नंबर कहा जा रहा है कि 1000 दिया गया है और इस पर पावर -1 बटा आपका 3 दिया गया है ना। तो चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। इसको आप लिख सकते हैं 10 पर आप पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। 10 पर पावर आप 3 लिख सकते हैं, इस पर हो जाएगा -1 बटा आपका 3। अब देखिए पावर पर पावर तो पावर आपका गुना हो जाएगा, -1 बटा आपका 3 होगा। क्लियर है ना। अच्छा 3 से 3 आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए 10 पर पावर माइनस आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर आप लोग लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 बटा आपका 10, क्या हो जाएगा 1 बटा 10 हो जाएगा। पावर पॉजिटिव करेंगे तो इसको आप बटे के रूप में लिखेंगे। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर सी ला रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। सबसे पहले आप सभी लोग क्लास को रोक करके आप पहले क्वेश्चंस को आप बनाइए, एंड नहीं बनेगा तो ही आपको सॉल्यूशन देखना है। मैं आपको बार बार इन चीज़ों को रिकमेंड करता हूँ। आंसर बताओ, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आपका 36 और के का
लघुत्तम समवर्धक मतलब एलसीएम आपको दिया गया है आपका 72 है। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि के का संभावित मान क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। लीजिए इस बार आपको फंसा दिया। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक संख्या जो है ये आपको दिया गया 36 और एक आपको दिया गया है कि इसका जो आपको एलसीएम दिया गया है ये आपको दिया गया है 72। तो पूछा जा रहा है कि के का मान क्या हो सकता है। जरा ये एक संख्या आपको 36 दिया गया है और एक संख्या आपको यहाँ पर दिया गया आपको के। तो आपको ये बताना है कि के जगह पर हम लोग क्या रखें जिसका कि एलसीएम आपका 72 आए। ठीक है ना, तो आप क्या रखेंगे जरा आप मुझे बताओ। तो दोस्तों अगर के जगह पर आप सभी लोग 8 भी रख दीजिएगा तो एलसीएम आपका 72 ही आएगा। तो पहला तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 8 हो सकता है के का मान। उसके बाद के जगह पर अगर आप 24 भी रख दीजिएगा तो आपका एलसीएम 72 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा के का संभावित मान एक आपका 24 भी हो सकता है। उसके बाद के का मान अगर आप 72 भी रख देंगे तो इसका जो आपका एलसीएम आएगा ये आपका आएगा दोस्तों आपका 72 ही आएगा। इसलिए हमारा जो सेकेंड थर्ड आपका मान होता है संभावित के लिए ये आपका 72 होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो आपका के का संभावित मान है ये आपका 8, 24 और आपका 72 हो सकता है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी लाए होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम आराम से बनाइए, रिलैक्स होकर के बनाइए। देखिए कहा जा रहा है कि 2 इंटू 3 टू दी पावर आपका 2 इंटू आपका 5 टू दी पावर 2, 5 इंटू 3 इंटू आपका 2 टू दी पावर आपका 2 एंड 5 स्क्वायर फिर आपको दिया गया 3 इंटू 2 टू दी पावर आपका 2 का कहा जा रहा है कि मौसा क्या होगा, मतलब आपका एचसीएफ क्या होगा। दोस्तों आप एकदम याद रखें कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो जो आपका कम से कम पावर होता है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम निकालना है तो अधिकतम पावर वाला आपका एलसीएम कहलाता है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर आपका 2 दिया गया है ना। अच्छा आगे अगर देखें तो यहाँ पर 2 पर पावर 2 दिया गया है और यहाँ पर भी आपका 2 पर पावर 2 दिया गया है। तो कम से कम वाला एचसीएफ कहलाता है, तो 2 आपका हो जाएगा। 3 पर पावर स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर केवल 3 दिया गया है और यहाँ पर भी आपका 3 दिया गया है। तो कम से कम वाला एचसीएफ कहलाएगा, तो 3 लिख दीजिएगा। यहाँ पर 5 पर पावर 2 दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है और यहाँ पर 5 का आपका स्क्वायर दिया गया है, तो इसका भी हो जाएगा यहाँ पर आपका 5। तो 5 तिरिक 15, 15 दूना आपका 30 आएगा। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा, एचसीएफ आपका 30 होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, उसके बाद कॉमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी और दिया गया ए स्क्वायर बी का पूछा जा रहा है कि एचसीएफ क्या होगा। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एचसीएफ पूछा जाता है तो आप याद रखें कि अगर आपको एचसीएफ पूछा जाता है तो मित्रों एचसीएफ जो होता है वो छोटा से छोटा पावर वाला होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ए क्यू दिया गया है, यहाँ ए स्क्वायर दिया गया है, यहाँ ए दिया गया है, यहाँ ए स्क्वायर दिया गया है, तो छोटा से छोटा यानी ए कहलाएगा, एचसीएफ आपका कहलाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पर बी क्यू दिया गया है, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर बी दिया गया है, यहाँ पर भी बी दिया गया है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सी क्यू दिया गया है, यहाँ पर आपका सी स्क्वायर, यहाँ पर सी और यहाँ पर आपका सी, यहाँ पर आपका सी कहलाएगा। अच्छा ए बी सी के अलावा और कुछ है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी जो आपका एचसीएफ होगा ऑप्शन आपका डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न कहा जा रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया 117, तो कहा जा रहा है कि उसका एचसीएफ क्या होगा। मुझे भी याद है कि ये क्वेश्चन आपका फिर से आपका रिपीट हो गया है। देखिए इसमें 2 से तो 3 क्वेश्चन जो आपका है ये पीछे की क्लास का, मतलब जो आज से आपका लगभग 10 दिन पहले क्लास चला होगा, 20 दिन पहले चला होगा, उसका 2-3 क्वेश्चन आपका डिटो आपका रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। हालांकि क्षमा की कोई बात भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सेट प्रैक्टिस सेट को आप बनाते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपका रिपीट होने लगता है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर कि आपका कुछ रिपीट हो रहा है तो इसको आप बना ले रहे हैं तो और ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अच्छा मान लेता हूँ कि एक अभाज्य संख्या आपका x है और एक आपका अभाज्य संख्या आपका y है। कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है ये आपका दिया गया 117 है ना। तो 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपका 117 हो जाएगा।
अच्छा, आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो दोस्तों वो आपका गुणनफल ही उसका एलसीएम बन जाता है। अगर हम आपको ये कहें कि एक 5 है और एक आपका 7 है, आप कहेंगे कि ये तो अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या है, लेकिन इसका एचसीएफ निकालिएगा तो इन दोनों का दोस्तों आपका गुना हो जाता है, यानी आपका 7 × 5 आपका 35 इसका एलसीएम होगा। और हम आपको कहेंगे कि इसका एचसीएफ बताओ तो क्या होगा, आप कहेंगे कि सर अभाज्य संख्या है, इसलिए चूंकि आपका विभाजित नहीं होगा और जब ये प्राइम फैक्टर में टूटेगा नहीं तो इसका एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो कहा जा रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका जो एचसीएफ आएगा ये आपका 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो जितने भी छात्र ऑप्शन सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 34/9, 85/18 और 68/45 का मौसो क्या होगा, जरा आप मुझे बताओ। जरा आप मुझे बताओ इसका राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका मौसो क्या होगा। मौसो का मतलब होता है महत्तम समवर्तक, मतलब आपको एचसीएफ पूछा जा रहा है। जो पूछा जाता है उसके लिए हम लोग ऊपर वाला का यूज करके निकालते हैं, जो नहीं पूछा जाता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर नीचे वाला का यूज करके निकालते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछा जाता कि एलसीएम क्या होगा, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं ना। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि 34, 85 और आपका 68 दिया गया है। इसका कहा जा रहा है कि मौसो क्या होगा, मतलब आपका एचसीएफ क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा आप मुझे बताओ इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा। अच्छा बताओ मुझे कि 34, 85 और अगर आप 68 का एचसीएफ निकालेंगे तो आपका क्या आएगा। तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि 17 दूना 34, 17 × 5 = 85, 17 चौके 68, तो आप कहेंगे कि सर 17 इसका एचसीएफ आ जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं। और नीचे वाला का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 45 दूना आपका 90 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताया है कि जो बड़ा संख्या आपका दिया रहता है इसको तब तक दोस्तों गुणा करिए जब तक ये तीनों संख्याओं से विभाजित नहीं हो जाए। तो 45 चूंकि आपका 18 से विभाजित होगा नहीं, 9 से आपका विभाजित हो जाएगा, जबकि तीनों से होना चाहिए। तो 45 को 2 से गुना करेंगे, 45 दूना 90 होगा, और 90 9 से भी विभाजित हो जाएगा, 18 से भी विभाजित हो जाएगा और 45 से भी विभाजित हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 17/90, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन सी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3:4:5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लॉसो कहा जा रहा है कि दिया गया 2400, तो कहा जा रहा है कि उसका मौसो क्या होगा, जरा आप मुझे ये बताओ राइट आंसर क्या होगा। साथियों चुटकियों में आप इसको रौंद डालेंगे। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि कोई आपका तीन संख्या दिया गया है। सपोज दैट ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकेंड नंबर है, ये आपका ये थर्ड नंबर आपका है। इसमें देखिए आपका एक संख्या आपका 3 है, एक संख्या आपका 4 है और दूसरी संख्या यहाँ पर आपको 5 दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इसका लॉसो का मतलब होता है एलसीएम। इसका जो एलसीएम है प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि 2400 आपको दिया गया है। आप जरा चेक करेंगे इसका एलसीएम तो आपको ये पता चलेगा कि 3 और 4 और 5 का क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका एलसीएम 2400 है। और जब आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5 चौके 20 और 20 दिया, इसका आपका आ जाएगा 60 एलसीएम। आप कह रहे हैं कि 60 एलसीएम होगा, क्वेश्चन में कह रहा है 2400 होगा, तो दोनों का डिफरेंट हो। तो ऐसा करिए कि आप इसको तुलना कर दीजिए, जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे कर देंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो साथियों यहाँ पर एलसीएम की तुलना आपने एलसीएम से कर दिया। हमें कहा जा रहा है कि मौसो क्या होगा, मतलब एचसीएफ क्या होगा। और याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपके एचसीएफ और एलसीएम का लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक आपके काफी बेहतरीन तरीका से मेंशन है आपके सिलेबस में, और ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ आपके। तो आप याद रखें कि 7 से 8 ही टॉपिक आपको पढ़ना है, काफी बेहतर तरीका से क्लियर कर लीजिए। मैथ में पूरा आपका सही होगा। और याद रहे जो नए छात्र हैं और अगर पेड बैच के साथ आप ज्वाइन नहीं है तो इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके निश्चित तौर पर आप इंक्वायरी ले लें, ताकि आप प्रॉपर तरीका से दोस्तों बैच के अंतर्गत एनरोल होकर के कार्यालय परिचारी के लिए आप बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर पाए। 7050513705 का स्क्रीनशॉट करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि आप सभी लोग बेहतर स्कोर कर पाए और तमाम नोट्स को आप चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आप क्लियर कर पाए। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के साथ टोटल आपको तैयारी कराई जा रही है। देखिए अगला हमारा तो यहाँ पर आपका क्या हो गया,
तो आपका यहाँ पर दोस्तों 3 संख्या दिया गया था और इसका जो आपका एलसीएम है ये आपका 2400 आपको दिया गया है ना। और आपने जो एलसीएम निकाला कितना हुआ, तो आप कहेंगे 60 हुआ। और पूछा जा रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। एचसीएफ निकालना है, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे कर दिया मैंने, जो निकालना है उसको गुना कर लेंगे। तो आप मुझे बताओ एचसीएफ निकालना है तो 3 4 5 का एचसीएफ क्या होगा। आप कहेंगे सर एचसीएफ 1 होगा, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से आपका 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, 1 आपका 0, यानी आपका जो आंसर आएगा ये आपका 40 आ जाएगा। ऑप्शन अगर आप बी कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप बी कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और कहा जा रहा है कि एचसीएफ क्रमशः दिया गया है। मतलब कोई दो संख्या है उसका जो एलसीएम है ये हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका 2400 आपको दिया गया है। फिर कहा जा रहा है कि इसका एचसीएफ आपको दिया गया है। एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको यहाँ पर 16 दिया गया है। कहा जा रहा है कि यदि एक संख्या 480 है, माना कि मैं ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपको यहाँ पर दिया गया आपका 480, तो कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, जरा आप मुझे ये बताओ। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, मैंने आपको फॉर्मूला नोट डाउन कराया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना आपका एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम गुना आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर दो संख्या में एक संख्या आपको दिया गया है 480 है, दूसरा संख्या क्या है हमें पता नहीं है और इसी को निकालना है। एलसीएम का मान आपको देखिए यहाँ पर दिया गया आपका 2400, तो यहाँ पर आप 2400 रखेंगे। एचसीएफ का मान आपको 16 दिया गया। अब दूसरा संख्या हमें निकालना है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2400 रखेंगे गुना अब बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पर 400 आपका 80। फटाफट काट लीजिए। 0 से आपका 0 कटेगा, 16 से काटेंगे, 16 तिया 48, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 1 आपका 0, यानी 80 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। जितने भी छात्र ऑप्शन डी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया 2772 है और उसका जो लॉसो है ये आपका 462 है। तो कहा जा रहा है इन दोनों संख्याओं का मौसो क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताओ। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है, जैसे कि अभी हमने क्या बताया कि फर्स्ट संख्या एंड आपका सेकेंड संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल दोनों को गुना करके आपको ऑलरेडी दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आपका 2700 आपका 72 है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसका लॉसो अगर बोले हम यहाँ पर दोस्तों तो आपका यानी एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि एलसीएम इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका 400 आपका 62। तो कहा जा रहा है कि इसका मौसो क्या होगा, मतलब आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, जरा आप मुझे ये बता दो। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है आपका क्या, तो आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है आपका एलसीएम गुना आपका हो जाता है आपका एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल आपको 2700 आपको 72 दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। एलसीएम आपको 462 दिया गया है तो लिख लेंगे। एचसीएफ आपको निकालना है तो लिख लेंगे। अब एचसीएफ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो दोस्तों आपका हो जाएगा 2700 आपका 72 और जो गुना में रहेगा वो आपका भाग में चला जाएगा। इसको काट लेंगे आप लोग तो आंसर आपका आ जाएगा। क्या आप लोग काट लेंगे, बिल्कुल आप काट लेंगे। इसको काट लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि काट ही लीजिएगा। 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 के 36, 36 और 1 आपका 37। चलिए 6 बार में कट गया, काट दीजिए। ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। 6 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई छात्र ला पा रहे बिल्कुल आपका मैथ की तैयारी बेहतर है, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं समझाने के उद्देश्य से थोड़ा ज़्यादा खींचता हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक डिटेल नहीं करेंगे आपको दिक्कत होगा। और आप अगर पेन पेपर लिख करके बैठते हैं तो आपकी मर्जी है, आप जितना शॉर्ट तरीका से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। कहा जा रहा है कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपके कवर हुए हैं, तो लेवल थोड़ा थोड़ा आपका बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक शहर की 62% जनसंख्या जो है ये शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो कहा जा रहा है कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, जरा आप मुझे ये बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। साथियों मैं आपको अगर ये बताना चाहूँ कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है तो आप इसको कैसे निकालेंगे, जरा आप मुझे बताओ। राइट आंसर इसका क्या होगा। साथियों सिंपल सा इसका ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर आप गौर करिए
कि प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 62% जो जनसंख्या ये शिक्षित है। तो हमें पता है कि 62% जो जनसंख्या है वो क्या है, शिक्षित है। लेकिन हमें ये कहा जा रहा है, फिर क्वेश्चन में वही चीज पूछा जा रहा है कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। मतलब ये प्रतिशत में आपको दिया गया है 62%, लेकिन आपको वैल्यू में बताना है कि जो शहर है वहाँ की कितनी जनसंख्या, प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है। प्रतिशत में आपको कहा जा रहा है कि दिया है 62% अगर जनसंख्या शिक्षित है, यानी 100 में से अगर 62 लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि उस पूरे गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, है ना। तो यही आपका पूछने का मतलब है। जरा आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि शहर में कहा जा रहा है कि अशिक्षित लोगों की जो संख्या है यह 24,567 है, तो निश्चित आपको राशि कितना दिया गया है, 24,000 आपका 500 आपका 67 दिया गया है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 24,500 आपका 67, है ना। अब देखिए कहा जा रहा है कि यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, 24,567। मतलब जो अशिक्षित है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये लोग क्या है, कितनी संख्या है इनकी, तो आपका 24,567 है। और आप इधर कह रहे हैं कि जो 62% लोग हैं ये शिक्षित है। अगर हम आपको ये कहें कि 62% लोग शिक्षित है, और प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में, अगर 100 में अगर 62 व्यक्ति यानी 62 व्यक्ति अगर पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 38 हो जाएगा। मतलब जो अशिक्षित है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशिक्षित है 24,567, और आप कह रहे हैं कि अशिक्षित है 38 है। अशिक्षित की तुलना अशिक्षित से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना कर लीजिए। लेकिन दोस्तों अब तक हमें ये नहीं पता है कि आखिर उस गांव में कितने आबादी हैं, उस गांव में कितने आबादी है, ये क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो आप सबसे पहले ये निकालो कि उस गांव में आबादी कितनी है, और टोटल आबादी अपने आप में 100% होगा, इसलिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे। तो उस गांव में उपस्थित सभी आबादी को हम लोग पहले निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लीजिए आप सभी लोग, बताइए काट करके आपका कितना बार में कट जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं काट लूँ इसको, तो कितना बार में कट जाएगा, 2 से काट ले क्या, तो कितना बार में 19 दूना आपका 38 हो जाएगा। 2 से काट लेंगे आपका 50 बार में कट जाएगा। चलिए काटिए आप सभी लोग। यहाँ पर 19 से कम आपका 19 होगा, फिर आपका 19 दूना 38 होगा, 19 नमा 171 होगा, 19 दिया आपका 57 होगा। इसको आप जब गुना कर लीजिएगा तो 5 तरीक आपका 15, 1 0 आप शुरू में लगा दीजिए, 5 तरीक 15 का 5 1 बचेगा, 9 बचे 45, 1 46 के 6 4 बचेगा, 5 दूना 10 4 14 का 4 1 बचेगा, 5 1 कम 5 1 आपका 6, यानी कि आपका 64,650 होगा, है ना। 64,650 उस गांव की टोटल आबादी है। अब हमें यहाँ पर यह बताना है कि अगर टोटल आबादी, अब आप ये कह रहे हैं कि टोटल आबादी कितना है, तो 64,000 आपका 650 है। 64,650 टोटल उस गांव की आबादी है। और कोई भी आबादी अपने आप में कितना होता है, तो आपका 100% होता है। कोई भी आबादी अपने आप में 100% होता है। और इस 100% में से जो 62% आबादी है ये आपका शिक्षित है। तो हमें निकालना है क्या है, तो हमें निकालना है कि कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। तो 62 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 62% क्या है, शिक्षित है। तो यहाँ पर तुलना कर दिया मैंने टोटल आबादी की टोटल आबादी के साथ, जो निकालना रहेगा उसको आप करेंगे गुना। 1 0 से आपका 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, इसको आप लोग गुना करिए। इसको जब आप दोस्तों गुना करिएगा तो ये आपका आ जाएगा आपका 40,000। इसको जब आप गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40,000, आपका आ जाएगा 83, और नीचे में 10 एक अंक के बाद पॉइंट मार लेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 40,108 आपका 3, 40,108 आपका 3 के करीब आता है। आप मुझे बताइए आंसर इसका क्या लगाइएगा, आंसर क्या लगाइएगा जरा आप मुझे बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो लगभग में आंसर आ रहा है हमारा, ऑप्शन आपका डी आ रहा है। तो आप यहाँ पर डी लगा सकते हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका लगभग में ही आपका आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो आपका सही होगा, या तो आप इसको और भी काट सकते थे। 2 से अगर काट लीजिएगा, 2 पच्चे आपका 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तरीक आपका 6, ठीक है ना। और फिर आपका कितना हो जाएगा, 2 एकम आपका 2। अब 5 से ऊपर वाला अगर काटिएगा आप सभी लोग, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45, 5 नमा 45, 1 बचेगा, 5 दिया आपका 15, गुना करिए आ जाएगा, लगभग लगता है आंसर आ जाना चाहिए। 9 तिया 27, 1 28, चलिए आ गया। अब देखिए 12 गुना आप सभी लोग 31 कर लीजिएगा, 12 गुना 31 करिएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पेन पेपर आपके साथ है, आप गुना करिए और मैं बिल्कुल आपको कराऊंगा अभी। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा, एक्सपेक्टेड आंसर आ जाएगा, पॉइंट का झंझट खत्म। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर कहा जा रहा है कि 4% है। जरा आंसर बताइए। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है जो बराबर आपका पेपर में रिपीट होता है। एक शहर की दोस्तों जो आबादी है ये कहा जा रहा है कि 12 लाख है, तो 1 2 3 4 आप 5 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। अब कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद क्या होगा, तो मतलब पहले वर्ष में 4% की वृद्धि होगी। जब पहले वर्ष में 4% की वृद्धि होगा तो 104 और बटा में आपका 100 हो जाएगा। फिर अगले वर्ष कितना बढ़ जाएगा, तो 104 हो जाएगा, क्योंकि 4% की पुनः वृद्धि होगी, 100 आपका 4 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब पूछा जा रहा है कि जब ऐसा होगा तो अब कितनी जनसंख्या हो जाएगी, काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप काट ही लीजिएगा, लेकिन मैं काट देता हूँ, काफ़ी सारे कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं। 00 से 00 खत्म हो जाएगा, ये 00 से ये आपका 00 खत्म हो जाएगा। अब आपको गुना कर लेना है, 120 गुना आपका 104 और फिर आप गुना कर लेंगे यहाँ पर आप 104 कर लीजिएगा, या मैं कर दूँ, मुझे लगता है कि कर ही लीजिएगा आप लोग। इसको जब आप गुना कर लीजिएगा दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका ए। उम्मीद है कि आप लोग गुना कर ही लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है। मतलब एक गांव है जहां पर कि टोटल 200 व्यक्ति हैं, उनमें से 111 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। कहा जा रहा है कि गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है, जरा आप मुझे ये बताइए। मतलब गांव में अशिक्षित मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर 200 व्यक्ति में से अगर 111 व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अशिक्षित हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि आपका अशिक्षित है, ज़रा आप मुझे ये बताइए। अच्छा, अगर अशिक्षित व्यक्ति को यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका कितना आएगा, आप कहेंगे 89 हो जाएगा, क्योंकि 200 में से अगर 111 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं तो 89 ऐसे होंगे जो कि दोस्तों आपके अशिक्षित होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल व्यक्ति कितना है, तो टोटल व्यक्ति आपका 200 और इस 200 में से जो आपका पढ़े लिखे नहीं है उसकी संख्या टोटल कितनी है, आपका 89 है ना। 89 है तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 200 में से ऐसे 89 व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमें वही निकालना है कि अशिक्षित का प्रतिशत क्या है। तो अशिक्षित की संख्या आप ऊपर रखेंगे, 100 से काटेंगे तो आपका 2 टाइम्स में आपका कटेगा, भाग लगा लेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पचे आपका 10, यानी 44 आपका 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल आपका राइट आंसर है। सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर देंगे, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए आपका क्लास ना छूटे। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आज 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा कहा जा रहा है कि 1200 रुपया बचाता है, उसका मासिक वेतन क्या है, जरा ये बताओ आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, मिसाइल मारिए एकदम फटाफट, आप सभी लोग एकदम तोड़ दीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि आपको मैंने मिसाइल मेथड बताया है कैसे कंपैरिजन करना है, सीधा क्वेश्चन को आपको ध्वस्त कर देना है। काफ़ी सारे फीमेल पर्सन भी मिसाइल चलाना सीख गई है और सभी क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दे रही है। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि आपका 1200 रुपया बचाता है, तो निश्चित राशि आपको दिया गया 1200 रुपया बचाता है, और आप मुझे ये बताओ कोई व्यक्ति 500 कमाता है, कोई व्यक्ति 600 कमाता है, कोई व्यक्ति 10 रुपया कमाता है, उसकी जो आय है वो अपने आप में आपका 100% है। आप मुझे ये बताओ कि अगर आप 85% दोस्तों अगर खर्च कर देते हैं, ठीक है ना, तो आप कितना का बचाता होंगे, तो आप कहेंगे कि मैं 15 बचाता हूं, क्योंकि आपने 100 में 85 तो आपने खर्च कर दिया, 15 आपने बचाया। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो 1200 बचाता है, आप कह रहे हैं कि 15 बचाता है, इसलिए बचत की तुलना आप बचत से कर देंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। तो कहा जा रहा है कि उसका मासिक वेतन क्या है। तो जब वेतन पूछा जा रहा है तो किसी भी व्यक्ति का वेतन अपने आप में 100% होता है। काट लीजिए, गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 8 आपका 120 होगा, 1 0 लग जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 8000 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आलोक का वेतन होगा ये 8000 रुपया होगा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ऋण अदाई के लिए प्रति वर्ष महीने कहा जा रहा है कि 8960 रुपया देता है। एक कोई व्यक्ति है और ये ऋण दोस्तों चुकाने के लिए प्रति वर्ष 8960 रुपया देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। तो कहा जा रहा है कि उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए
कि उसका मासिक वेतन कितना है। तो आप यहाँ पर सिंपल सा कहेंगे कि सर जब 1889 रुपया ये जब देते हैं, जब ये दोस्तों आपके 8960 रुपया देते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि आप उसके वेतन के 28% के बराबर है। मतलब इधर जो आपका 8960 है ये 28% के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 28 नीचे रख दीजिए, क्योंकि जब बराबर है तो दोनों को आप तुलना कर दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर आप कह रहे हैं कि 8960 रुपया देता है और इधर हम लोग कह रहे हैं कि 28 रुपया देता है, मतलब 28% देता है। तो जो देता है उसकी तुलना उससे कर दो, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना कर लेंगे। तो प्रश्न में हमारा पूछा जा रहा है कि उसका मासिक वेतन कितना है, जरा आप ये बताओ। तो आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति का जो मासिक वेतन होता है अपने आप में आपका 100% होता है। फटाफट काट लेना, 28 चीज को उड़ा दीजिए आप सभी लोग, 300 आपका 20 बार में कटेगा, काट लेना। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 320 पर आपका यहाँ पर आपका 00 आ जाएगा, यानी 32,000 रुपया उनका दोस्तों इनकम आ रहा है। तो जितने भी छात्र यहाँ पर 32,000 ला पा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताओ। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि हीरू ने 47,000 रुपया में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपया खर्च किया। तो सबसे पहले आप यहाँ से ये निकालिए इसका सीपी कितना है। जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसके मरम्मत पर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, वो भी दोस्तों आपका काउंट हो जाता है सीपी में। अगर आप किसी वस्तु को 400 रुपया में खरीदते हैं और 100 रुपया उसके मरम्मत पर मतलब ठीक कराने के लिए आप यूज करते हैं, तो 400 और 100 आपका मरम्मत, यानी टोटल आपका कॉस्ट प्राइस जो होगा ये आपका 500 कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4700 रुपया इसमें क्या है कि इन्होंने वस्तु को खरीदा और इसमें ये व्यक्ति 47,000 में खरीदा और इसमें ये व्यक्ति क्या करते हैं कि 3,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं इसके मरम्मत पर, ताकि क्या हो जाए, कार एकदम चकाचक हो जाए। तो कार को चकाचक करने के लिए इन्होंने 3,000 रुपया खर्च किया और इधर 47,000 रुपया था। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल इनका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 50,000 रुपया इनका टोटल सीपी हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अच्छा, इतना करने के बाद वो क्या करते हैं दोस्तों, कार को 58,000 रुपया में बेच देते हैं। देखिए बड़ा चालाक आदमी है, ये क्या करते हैं कि 58,000 रुपया में इस कार को बेच देते हैं चमका करके, और क्या करते हैं कि 58,000 रुपया में इस कार को बेच देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 58,000 में जब ये बेच देगा तो प्रॉफिट कितना का होगा, आप कहेंगे 8,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें ये कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय। तो लाभ कितना का हो जाएगा, तो 8,000 रुपया का लाभ हो जाएगा। और दोस्तों यह 8,000 रुपया में तो 8,000 लाभ हो जाएगा, लेकिन इन्होंने खरीदा कितना में था, तो आप कहेंगे कि सर इन्होंने खरीदा था यहाँ पर टोटल 50,000 रुपया में इन्होंने खरीदा था। तो 50,000 रुपया में खरीदा था, लाभ ऊपर रखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 00 से ये आपका 00 कट जाएगा। अच्छा, 1 0 और कट जाएगा। अब 50 से काटेंगे तो 50 दूना 100, 8 दूना आपका 16% का इन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, बनाइए आराम से आप सभी लोग। और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह बताना है। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब भी कभी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर कहे तो जो क्रय मूल्य रहता है वो आपका विक्रय मूल्य बन जाता है, जो विक्रय मूल्य रहता है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है। ये उल्टा हो जाता है। या तो फिर आप डायरेक्टली ये भी सोच सकते हैं कि अगर आपका लाभ हो रहा है इसका मतलब वस्तु को 20 में खरीदा होगा और बेचा कितना में होगा, तो आपके 25 में बेचा होगा। तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो आपका क्रय मूल्य होगा ये 20 होगा। या तो फिर आप इसको पलटा लीजिएगा, जब भी ये कहे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर या समान है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कहा जा रहा है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपका 20 वस्तुओं के दिया गया है क्रय मूल्य, तो ये दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया है, सॉरी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सीपी बन जाएगा, यानी कि आपका 20। आप मुझे ये बताओ किसी वस्तु को आप 20 में खरीद करके 25 में बेचेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 5 का आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आप ये बताइए कि लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना हो गया 5 का, क्रय मूल्य आपका कितना का हो गया, तो आपका 20 का। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना आपका 100 हो जाएगा, फटाफट गुना कर लेंगे, बीच से काटेंगे तो आपका 20 पचे आपका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 25,
यानी आपका 25%। ऑप्शन नंबर बी अगर कोई छात्र ला पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 आपका 5%। क्लियर है ना? बिल्कुल आपका क्लियर है ना आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट? तो साथियों आज का सेवा इतना तक ही था। बाकी किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य रखेंगे। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। और जो भी छात्र बैच के अंतर्गत नहीं है ज्वाइन, वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और अगर कोई छात्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप बेहतर तरीका से कार्यालय परिचारी की तैयारी कर पाएं। बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो भी छात्र टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, ओनली आप 49 पेमेंट करके आप बीएसएससी आप इंटर लेवल के लिए भी आप टेस्ट के अंतर्गत ज्वाइन कर जाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।